नमस्कार, सुबह के 8:30 बज चुके हैं और आप देखना शुरू कर चुके हैं जी दिल्ली एनसीआर हरियाणा पर दिल्ली वाला रेडियो टीवी। मैं आपके साथ हूँ पूजा खंडूरी। तो मैं हूँ आपके साथ सोनाली राय। समय हो चुका है आपको आपके मतलब की खबर बताने का। आपको खबर बताएंगे रेडियो और टीवी के गजब कॉम्बिनेशन में, अनोखे लहजे और अलग अंदाज में, जहाँ आपको खबरें सुनाएंगे भी और साथ ही साथ दिखाएंगे भी। आपकी गलियों से लेकर के आपके दिन भर की कहानी तक, पल पल की हलचल के साथ यहाँ हर खबर होगी आपके मतलब की। तो कान खोलिए, दिल लगाइए और जुड़ जाइए हमारे साथ, चूंकि आप देख रहे हैं दिल्ली वाला रेडियो टीवी। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं सोनाली हम, और सबसे महत्वपूर्ण खबर के साथ ही इसकी शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आपको बता देते हैं कि आज हम बात करने वाले हैं अरावली पर्वत श्रृंखला की, जिसे बचाने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ा कदम उठाया है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने अरावली पहाड़ियों में हो रहे अवैध खनन और पर्यावरण के नुकसान को देखते हुए खुद यानी कि स्वतः संज्ञान लिया। इसका मतलब यह होता है कि कोर्ट ने बिना किसी शिकायत के खुद मामला अपने संज्ञान में लिया है, उठाया है, और इस पूरे मामले की सुनवाई 29 दिसंबर को होगी। बिल्कुल सही कहा पूजा आपने, क्योंकि जब नई परिभाषा आई सामने तो लोगों ने इसका पुरजोर विरोध किया। लोग सड़कों पर उतरे, लोगों ने प्रदर्शन किया। सोशल मीडिया पे हैशटैग अरावली अचानक से बहुत ज्यादा ट्रेंड करने लगा। आप अगर अभी भी सर्च करेंगे सोशल मीडिया पे तो हर एक दूसरा या तीसरा वीडियो जो स्क्रॉल करेंगे वो अरावली का आएगा, हैशटैग सेव अरावली। तो जिसके बाद अब सुप्रीम कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया और इसको लेकर के कल सुनवाई होगी सुप्रीम कोर्ट में। अब देखने वाली बात होगी कि उस सुनवाई में क्या कुछ सामने आता है। तो देखिए, ये सुनवाई तो अब कल होने वाली है। साथ ही पर्यावरण मंत्रालय ने भी इससे पहले सभी राज्यों को ये साफ निर्देश दे दिए थे कि अरावली क्षेत्र में नई खनन लीज पर पूरी तरह से रोक लगाई जाए, क्योंकि सबसे बड़ा इशू ही सोनाली ये था कि जो एनवायरमेंटलिस्ट थे उनका कहना ये था, एक्सपर्ट्स का कहना ये था कि मेजॉरिटी ऑफ रीजन यानी कि 90% ऑफ अरावली क्षेत्र में जो पहाड़ियां हैं वो 100 मीटर हाइट की नहीं है। तो ऐसे में अगर नई डेफिनेशन के तहत उनको पहाड़ियों में काउंट नहीं किया जाता, अरावली हिल्स में काउंट नहीं किया जाता, तो उन पहाड़ियों का क्या होगा फिर? क्या वहां पर फिर खनन की इजाजत दे दी जाएगी? और अगर फिर वहां पर खनन होता है तो इससे सबसे ज्यादा नुकसान एनसीआर के क्षेत्र में जो लोग रहते हैं, दिल्ली के क्षेत्र में जो लोग रहते हैं, उनको होने वाला है। तो इसीलिए एनवायरमेंटलिस्ट की तरफ से ये साफ तौर पर कहा गया था कि ये जो नई डेफिनेशन है, पहली बात तो हमें इसकी कोई जरूरत नहीं थी। और अब नई डेफिनेशन अगर आ भी गई है तो उसको चेंज किया जाना चाहिए और इसको बहुत गंभीरता से लेना चाहिए, क्योंकि देखिए अब दिल्ली का प्रदूषण जो है वो किसी से छुपा नहीं है। वो भी तब जब वी स्टिल हैव अरावली की पहाड़ियां, और जब हमारे पास नहीं होगी, अगर वहां पर खनन होता है तो तब हमारी कंडीशन कैसी होगी? पानी को लेकर, हवा को लेकर कई तरह के इश्यूज थे, उसको लेकर भी हम बात करेंगे। अरावली भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला है और ये राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली जैसे राज्यों को रेगिस्तान बनने से बचाती है। ये वो काम करती है, इसीलिए बहुत जरूरत है इसकी। पानी और हवा को भी संतुलित रखती है, जिसका जिक्र हम अभी कर रहे थे। अब पूजा, ये सोचने वाली बात है कि जब अरावली है, दिल्ली को उससे प्रोटेक्शन मिल रहा है और उसके बावजूद भी AQI 500 के करीब कभी-कभी पहुंच जाता है। तो सोचिए कि अगर अरावली की जो पहाड़ियां हैं और 90% पहाड़ियां जो हैं वो नए डेफिनेशन से कम है, यानी कि नीचे है, यानी कि अगर नए परिभाषा के तहत देखें तो 90% पहाड़ियां जो हैं वो अरावली मानी नहीं जाएंगी। तो जब इन्हें हटाया जाएगा तो दिल्ली में सोचिए कि क्या हाल होगा, क्योंकि एक वॉल की तरह काम करता है अरावली, और अरावली हट जाएगा तो AQI का स्तर सोचिए कहीं 1000 के पार ना आ जाए, सांस लेना भी दूभर हो जाएगा। एक रेगिस्तान में तब्दील होने में ज्यादा वक्त नहीं लगेगा दिल्ली को। 1000 तक तो पहुंच भी जाता है कभी कभी, स्पेशली दिवाली के टाइम पे। और अगर अरावली हिल्स नहीं रहती है फिर तो आप समझ ही सकते हैं, ये इन क्षेत्रों को जैसे एनसीआर हो गया, दिल्ली हो गया, इनको रेगिस्तान बनने से रोकता है। और अगर वो नहीं रहेगी, क्योंकि देखिए अब 100 मीटर के हाइट वाला पहाड़ हो या उससे कम मीटर की हाइट वाला पहाड़ हो, काम तो वो सेम ही कर रहे हैं। बिल्कुल, संरक्षण तो वो हमें सभी पहाड़ियां दे रही हैं। उनमें से अब हम क्लासिफाई कर देंगे, ये तो वो वाली बात हो गई कि आप किसी एग्जाम्पल के तौर पे ये हम आपको बता रहे हैं कि आप किसी जगह पर है, वहां पर बोलते हैं कि 6 फुट से जो ज्यादा वाला इंसान होगा वो तो भाई सांस ले सकता है, वो तो खाना खा सकता है। 6 फुट से कम वाला जो इंसान है, ना वो खाना खा सकता है, ना वो सांस ले सकता है, और उसको जीने का भी हक नहीं है। तो ये वैसी वाली सिचुएशन होगी। इस वजह से बहुत जरूरी था, और ये बहुत अच्छी बात है कि खुद ही संज्ञान लिया गया है इस पर, और कल सुनवाई होगी। हम भी इस पर नजर बना के रखेंगे कि आखिर इस पर क्या क्या दलीलें दी जाती है। अगर अरावली बचेगी
तो पर्यावरण बचेगा। और यही वजह है कि सुप्रीम कोर्ट का ये कदम बहुत जरूरी है और सराहनीय भी माना जा रहा है। अब हम ना कुछ नुकसान भी बताते हैं आपको कि क्या क्या नुकसान होंगे अगर अरावली के क्षेत्र में कुछ भी चेंजेस होते हैं या फिर खनन होता है। हालांकि अभी नहीं हो रहा है, इसलिए कुछ भ्रामक जानकारियां भी फैलती है, तो वो भी क्लियर करना आपके साथ बहुत जरूरी हो जाता है। अभी नहीं हो रहा है, अभी रोक लगाई गई है। नुकसान क्या होगा अगर इन केस यहां पर खनन होता है? खनन को कानूनी रास्ता ही यहां मिल जाएगा। नई परिभाषा में कई पहाड़ी इलाके अरावली से बाहर हो जाते हैं, जिससे वहां पर खनन को वैध बना दिया जाता है। पर्यावरण संरक्षण कानून कमजोर पड़ते हैं, मतलब कि जो इलाके अरावली की परिभाषा से बाहर होंगे उन पर वन और पर्यावरण कानून लागू नहीं होंगे, यानी कि उनको बचाना तो नामुमकिन हो जाएगा। मतलब 90% ऐसी पहाड़ियां होंगी जिनको बचाना नामुमकिन हो जाएगा और बचा भी नहीं पाएंगे। साथ ही साथ भूजल स्तर तेजी से गिरता है। अरावली बारिश का पानी रोककर जमीन में पहुंचाती है और परिभाषा बदलते ही जल के स्रोत जो है वो सूखने का खतरा और ज्यादा बढ़ जाता है। बिल्कुल, तो ये कुछ मुख्य नुकसान है। इसके अलावा देखिए और क्या क्या नुकसान है। एक बड़ा नुकसान जिसका भी हम जिक्र भी करते हैं सोनाली, कि रेगिस्तान फैलने का खतरा है और ये अगर अरावली का क्षेत्र यहाँ पर कुछ भी चेंजेस होंगे तो वो और ज्यादा बढ़ जाएगा। अरावली थार रेगिस्तान को फैलने से रोकती है। ये एक बड़ा काम है जो अरावली की तरफ से किया जाता है, पहाड़ियों की तरफ से। इसके कमजोर होने से जो इसको हम थोड़ा आसान भाषा में अगर समझने की कोशिश करें तो मरुस्थलीकरण जो होता है वो काफी ज्यादा बढ़ सकता है। इसके बारे में हम और भी आपको बताएंगे अभी थोड़ी देर में। हवा और प्रदूषण पर भी इसका काफी ज्यादा असर पड़ेगा, स्पेशली एनसीआर के क्षेत्र में, दिल्ली के क्षेत्र में, क्योंकि अरावली दिल्ली एनसीआर के लिए एक प्राकृतिक फिल्टर के रूप में काम करता है। वहां से हमें कितना ऑक्सीजन मिल रहा है और अगर वो नहीं रहते हैं तो फिर हमारा क्या हाल होगा ये हम समझ ही सकते हैं। अभी हम कैसी स्थिति में हैं, वी ऑल आर सीइंग दैट। बिल्कुल सही कह रही हैं आप। जहां पर AQI 400 के करीब है, सांस लेने में अभी परेशानी हो रही है, तो सोचिए अरावली जिसमें से 90% अगर हटा दे अरावली को तो क्या बचेगा? कुछ नहीं बचेगा। और पानी की समस्या होगी और इसी के साथ साथ दिल्ली को तो सबसे ज्यादा नुकसान होगा। दिल्ली एनसीआर का जो एरिया है वो अरावली की वजह से प्रोटेक्टेड है, एक ग्रीन वॉल की तरह वो काम करता है और जिसकी वजह से हम बचे हुए हैं। AQI का स्तर मेंटेन्ड है और अगर नहीं रहा तो सोचिए कि AQI कभी 1200 1500 हो गया, फिर क्या करेंगे? उससे ज्यादा हो गया। पानी की दिक्कत वैसे भी है दिल्ली में, बहुत ज्यादा नहीं है लेकिन है। तो सोचिए बिल्कुल होती है, बहुत ज्यादा क्यों नहीं है। गर्मियों के टाइम में कितनी किल्लत हो जाती है। गर्मियों के टाइम में लोगों को पानी की इतनी दिक्कत होती है, तो सोचिए ना हवा साफ और पानी पास बहुत जरूरी है। और इस पर अब सुनवाई भी होगी, हम भी नजर बना के रखेगा, अपडेट्स आपको देते रहेंगे इसको लेकर। अब हम आगे बढ़ते हैं थोड़ा और आपको आज के पोल्यूशन अपडेट दे देते हैं। हालांकि आज की जो पोल्यूशन अपडेट है बहुत ज्यादा बाकी दिनों से वो डिफरेंट नहीं है। दिल्ली एनसीआर में सर्दी का सितम जारी है। प्रदूषण के साथ कोहरे ने भी परेशानी और बढ़ा दी है। आज भी दिल्ली एनसीआर में कोहरा छाया रहा, अभी भी छाया ही रहेगा। इवन कोहरे से विजिबिलिटी पर असर पड़ रहा है। गाड़ी चालकों को इससे काफी परेशानी उठानी पड़ रही है। दिल्ली एनसीआर में फिर से प्रदूषण का स्तर बढ़ रहा है। 390 ऑलमोस्ट एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है अलीपुर का वो रिकॉर्ड किया गया है। और सोनाली, ये एयर क्वालिटी इंडेक्स जो होता है अगर वो 300 को क्रॉस कर रहा है, 400 को क्रॉस कर रहा है, अभी हम आपको डेटा भी बता देंगे अलग अलग जगहों का कितना है, तो वो तो बहुत ही पुअर कैटेगरी में काउंट होता है। और ये हवा न सिर्फ सेंसिटिव ग्रुप्स के लिए, सेंसिटिव ग्रुप्स में कौन कौन आते हैं, बच्चे आते हैं, बुजुर्ग आते हैं, उनके लिए तो ये डेंजरस है ही, लेकिन एक हेल्दी इंसान के लिए भी ये हवा बहुत ज्यादा खतरनाक है। आपको इसका एकदम से असर नहीं दिखेगा, लेकिन ऑन अ वेरी लॉन्ग टर्म आपको इससे बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचते हैं। आपको ये बता देते हैं फटाफट हम कि कहां कहां पर कितना एयर क्वालिटी इंडेक्स रिकॉर्ड हुआ है। जैसे आनंद विहार में 445, अशोक विहार में 424, तो आयानगर में 344 AQI रिकॉर्ड हुआ है। तो बुराड़ी अगर क्रॉसिंग की अगर हम बात करें तो यहाँ पर भी AQI जो है वो 374 है। चांदनी चौक में AQI 415 है। आईटो की बात करें तो 403 है। द्वारका सेक्टर 8 की बात करें तो AQI 404 है। यानी कि कई ऐसे इलाके हैं पूजा जहां पर AQI 400 के पार है, जिसकी वजह से दिल्ली वालों की परेशानी तो बढ़ ही रही है। एक तरफ प्रदूषण की मार झेल रहे हैं तो वहीं दूसरी तरफ कोहरा, जिसकी वजह से विजिबिलिटी बाहर बेहद ही कम है। बिल्कुल। तो आप भी सुबह ड्राइव करके आई हैं, क्या कुछ स्थिति थी जरा एक बार दर्शकों को बता दीजिए। क्या सफर आप करके आई हैं वो भी एक बार बताइएगा। बहुत ज्यादा अर्ली मॉर्निंग में, जैसे मैं तो आई लगभग 6 बजे के लगभग, तो उस दौरान
फॉग था, लेकिन वो फॉग ऐसा नहीं था कि वो आपको जीरो विजिबिलिटी दे। वो फॉग ऐसा था कि आपको 50 to 60 मीटर की विजिबिलिटी थी, बट हाँ कुछ कुछ ब्लाइंड स्पॉट्स बन जाते हैं जहां पर एकदम जीरो विजिबिलिटी हो जाती है। तो फिर उसके लिए हम आपको लगातार बताते भी हैं कि आपको क्या करना है फॉग में। आपको देखिए, अगर आपको हल्का फुल्का भी फॉग नजर आ रहा है ना, तो अपनी स्पीड पर नियंत्रण रखे ही। बहुत ज्यादा कोई डेयर डेविल्स बनने की जरूरत नहीं है। फॉग में कोई एडवेंचर नहीं होता, कोई थ्रिल नहीं मिलती, उल्टा नुकसान ही होता है। क्योंकि सड़क के किनारे अगर कोई गाड़ी खड़ी है, स्पेशली कोई ट्रक खड़ा है फर्ज करिए आप, और आपको नहीं दिख रहा है क्योंकि लाइटें थोड़ी ऑन रहती है बंद गाड़ी की, आपको दिखेगा नहीं, और फिर जाके आप उसमें अगर आपकी गाड़ी टकरा जाती है तो फिर आपका एक्सीडेंट हो जाएगा, आपको नुकसान हो जाएगा। और इसीलिए बिल्कुल भी थ्रिलिंग नहीं होता है भाई फॉग में स्पीड में चलाना, इसलिए अपनी स्पीड पर नियंत्रण रखें। दूसरा, मैंने एक चीज नोटिस की, क्योंकि मैं रोज खुद गाड़ी से आ रही हूँ, तो फिर फॉग के अलग अलग टाइप के वेरिएशंस देख रही हूँ। अगर जैसे मुझे आज फॉग मिला है आप 50 to 60 मीटर वाला, और इवन अगर 30 to 40 मीटर्स वाला भी फॉग होता है, तो भी आपको ना ज्यादा हाई बीम पे गाड़ी नहीं चलानी चाहिए, लो बीम पे चलाइए। आपको सड़क दिखनी जरूरी होती है। आगे आप हाई बीम अगर ऑन कर देते हैं तो फिर आपको फॉग और ज्यादा दिखने लग जाता है, वो विजिबिलिटी को और ज्यादा कम कर देता है, तो इसीलिए उसको भी लो बीम पर ही चलाइए। प्लस अगर आप ऐसे ही जगह पर है जहां पर जीरो विजिबिलिटी है, तो जो आपकी पार्किंग लाइट्स होती है गाड़ी के अंदर की, उन लाइट्स को ऑन कर दीजिए। हालांकि बहुत ज्यादा उसकी जरूरत नहीं होती है, क्योंकि जीरो विजिबिलिटी में वो भी कम ही दिखती है, ज्यादा नहीं दिखती है, लेकिन फिर भी फॉर अ सेफर साइड आपके आगे पीछे अगर कोई चल रहा है, वो आपकी सेफ्टी के लिए है, तो उसको पता चल जाएगा कि हाँ आगे कोई गाड़ी चल रही है। उतनी ज्यादा गाड़ी विजिबल नहीं होगी जितनी ज्यादा वो लाइट विजिबल होगी फॉग के बीच में, तो आप इस चीज का भी ध्यान रख सकते हैं। सबसे महत्वपूर्ण तो यह है कि अपनी स्पीड पर कंट्रोल रखिए। कम स्पीड वाली गाड़ी बैलेंस हो जाती है, ज्यादा स्पीड वाली गाड़ी तो देखिए फॉग में क्या कैसे भी बैलेंस नहीं होती है और फिर नुकसान हो जाता है। अब पिछले दिनों ही हमने देखा जब बिल्कुल ही जीरो विजिबिलिटी थी तो 3, 4, 5 गाड़ियां एक दूसरे से टकराती गई, बहुत बड़ा हादसा हुआ। अब जान का जोखिम तो होता ही है, तो उससे बचने के लिए आपके लिए यही है कि आप आराम से चले, धीरे धीरे चले। प्रशासन की तरफ से भी यही कहा जा रहा है कि भाई जब भी आप कोहरे के समय में घर से अपने बाहर निकल रहे हैं तो आराम आराम से चलिए, यही आपको सुरक्षित रख सकता है। और कोई उपाय नहीं है कोहरे में, क्योंकि बाहर जो है विजिबिलिटी बेहद ही कम है। और उसी के साथ साथ AQI का स्तर तो आपने बताया ही, तो मास्क का भी आप जरूर इस्तेमाल करें। और अगर कोई बच्चा है आपके घर में या कोई बुजुर्ग है तो उनको तो आप बिना मास्क के घर से बाहर जाने ही ना दें। अभी आप पोल्यूशन से बचने के लिए क्या कर रहे हैं? मास्क का इस्तेमाल कर रही हूँ, ज्यादा से ज्यादा पानी पीने की कोशिश कर रही हूँ, ताकि हाइड्रेशन बहुत ज्यादा जरूरी है इस वक्त में। और मास्क तो मैंडेटरी है, मतलब आप घर से बाहर निकलिए तो मास्क आप लेकर ही निकलिए घर से। इवन उसमें भी ना देखिए, आप इधर वो सस्ता वाला मास्क ले सकते हैं फॉर अ सेफ, मतलब बहुत ज्यादा, लेकिन आपको उससे फायदा नहीं होगा। जो N95 और एक N99 मास्क होता है, उससे आपको ज्यादा फायदा होगा। ये वो मास्क होता है जो आपने कोविड के टाइम पे भी यूज किया होगा। उस टाइम पे तो खैर आप वायरस से बचना चाहते थे, लेकिन ये भी भाई किसी वायरस से कम नहीं है। जो हमारे आसपास हवा है बहुत नुकसान पहुंचाती है ये। इवन आई एम सफरिंग फ्रॉम दिस फ्रॉम लास्ट 1 ईयर। ये पिछली सर्दियों में हुआ था, क्योंकि तब भी पोल्यूशन ऐसे ही था कि आंखों में ना कंजक्टिवाइटिस एलर्जी बोलते हैं इसको, ये हो जाती है आपको, आपकी आईज में रेडनेस होने लग जाती है, और ये पॉल्यूटेंट्स की वजह से होती है। और वो देखिए वो अभी तक भी ठीक नहीं हो पा रही है। जब मैंने इवन डॉक्टर को दिखाया था, उनको कंसल्ट किया था, तो ही सेड कि आपको, क्योंकि मैं लेंस यूज करती थी, ही सेड कि आपको 2-3 मंथ तो आप लेंस यूज ही नहीं करना है। इतना नुकसान ये पोल्यूशन आपकी आंखों को भी पहुंचा रहा है। फिर तब से मैंने स्पेक्स पहनने स्टार्ट किए और फिर तब से वही चल रहा है। तो इसीलिए देखिए अपनी आंखों का ध्यान रखिए, क्योंकि पता है क्या होता है, आपके लंग्स पे केवल असर नहीं कर रहा है, ये आपके तमाम बॉडी पार्ट्स पर ये असर डाल रहा है और बुरा असर डाल रहा है। इसीलिए टेक केयर ऑफ योरसेल्फ और अपनी फैमिली का भी ध्यान रखिए आप। अब हम आगे बढ़ते हैं। ये तो पोल्यूशन को लेकर हम आपको जानकारी दे रहे थे, अब हम आपको इन्फॉर्मेशन दे देते हैं। जरा आपने UER2 के बारे में सुना होगा, अब उसके विस्तार को लेकर जानकारियां सामने आ रही है। अब आपको काफी फायदा मिलने वाला है, काफी स्टेट्स को भी बताते हैं हम। अर्बन एक्सटेंशन रोड यानी कि UER2 को नोएडा तक बढ़ाने का प्लान फाइनल हो गया है। NHAI ने 2 एजेंसीज को DPR बनाने का काम सौंप दिया है। एक अलीपुर से मंडोला तक जो 17 किलोमीटर का होगा, और दूसरा मंडोला से नोएडा तक जो 45 किलोमीटर का होगा। तो जल्द ही ये काम शुरू हो जाएगा। 6 महीने में रिपोर्ट तैयार की जाएगी इसको लेकर के। क्या फायदा होगा वो भी हम एक बार बता देते हैं पूजा। हरियाणा राजस्थान से नोएडा जाना हो तो दिल्ली के अंदर घुसने की आपको जरूरत नहीं है। चलिए बहुत अच्छी बात होगी, क्योंकि इतना ट्रैफिक रहता है, दिल्ली में अगर आप एक बार घुस गए तो 4-5 घंटे की छुट्टी हो जाएगी, तो बहुत अच्छी बात है। तो वहीं बागपत के गिटोरा, लोनी, फर्रुखानगर होते हुए सीधा रास्ता दिल्ली के रिंग रोड पर जाम से आपको
राहत मिल जाएगा। तो ये देखिए देहरादून या फिर सहारनपुर या शाहजहांपुर जैसी जगहों का सफर भी आपका इससे आसान हो जाएगा। मेन ये है कि आपको दिल्ली के अंदर नहीं आना पड़ेगा और दिल्ली के ट्रैफिक में आपको फंसना नहीं पड़ेगा। एयरपोर्ट तक 60% टाइम ही आपको मात्र लगेगा। जो पहले ज्यादा टाइम लगता था अब वो 60% आपको टाइम लगेगा, तो 40% मतलब आपका टाइम बच रहा है। अब ये पूरा कब होगा, ये तो विस्तार की मंजूरी मिली है, लेकिन आपको फायदा कब से मिलना शुरू होगा ये भी आपके लिए जानना जरूरी है। डीपीआर मिड 2026 तक आ जाएगी, ये रिपोर्ट आ जाएगी। पूरा UER-2 82 किलोमीटर का 6 लेन हाईवे बनेगा। दिल्ली देहरादून और दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे से ये जुड़ेगा। नजफगढ़, मुंडका, अलीपुर, पाट पहले से चल रहे हैं। ट्रैफिक की सिरदर्दी इससे खत्म होगी और अब आपको बड़ा फायदा मिलने वाला है। तो इसीलिए मिड में 2026 के मिड में ये डीपीआर आ जाएगी, और डीपीआर आएगी तो फिर ये भी साफ हो जाएगा कि आखिर कब तक ये पूरा का पूरा एक्सप्रेसवे बनकर तैयार हो जाएगा। ये जो एक्सटेंशन नोएडा तक हो रहा है, पहले दिल्ली वालों को बड़ा फायदा मिल रहा था इससे, गुरुग्राम वालों को बड़ा फायदा मिल रहा था, और अब आपको भी फायदा मिलेगा अगर आप नोएडा में रहते हैं। तो नोएडा वालों के लिए बहुत ही खुशखबरी है। तो बिल्कुल आपका समय बचेगा, और दिल्ली की ट्रैफिक मतलब अगर आप पीक आवर में पहुंच जाएं तो आपको बहुत टाइम लग सकता है, तो उससे भी आप बच सकेंगे। और साथ ही साथ एयरपोर्ट पे जैसा कि आपने बताया कि 60% टाइम कम लगेगा, यानी कि सोचिए आपके पास 60% ही लगेगा, 40% कम लगेगा। 40% कम लगेगा, तो देखिए आपके पास टाइम ही टाइम होगा, आप आराम से उस टाइम में एंजॉय कर सकते हैं, कुछ और काम कर सकते हैं इंपॉर्टेंट। तो देखिए जल्दी ये शुरू हो जाएगा। हरियाणा, राजस्थान से नोएडा जाना हो तो दिल्ली के अंदर घुसने की आपको फिर बिल्कुल जरूरत नहीं होगी। दिल्ली वालों को भी तो थोड़ा फायदा होगा ना, दिल्ली में कितना ट्रैफिक होता है सोनाली। आप कभी दिल्ली के वो ट्रैफिक में फंसे हैं जब आप 1-1.5-2 घंटा फंसे हुए हैं? 3 घंटे फंसी रही मैं, और ट्रेन भी छूट गया, वो अलग। ये तो बहुत ही बुरा हुआ आपके साथ कि एक तो ट्रैफिक झेला आपने और उसके बाद फिर आप ट्रेन में नहीं पकड़ पाए। और इवन होता भी है ना, हमें कभी कोई फ्लाइट पकड़नी होती है, अब जब नोएडा से जाते हैं, पहले तो दिल्ली से ही जाते थे तो ज्यादा इतना टाइम नहीं लगता था, लेकिन जब नोएडा से जाते तो एक्स्ट्रा टाइम लेके चलना पड़ता है, इधर अर्ली मॉर्निंग या लेट नाइट फ्लाइट से तो कोई दिक्कत ही नहीं है। लेकिन अगर आपके ऑफिस टाइमिंग में कोई फ्लाइट है, जो पीक आवर्स है उसमें कोई फ्लाइट है, तो फिर आपको भाई 1-1.5 घंटा एक्स्ट्रा लेके चलना पड़ता था, जो कहीं ना कहीं अब जब से शुरू हो जाएगा ये तो फायदा मिलेगा। और एक फायदा और होगा जो मैं चाहती हूँ कि हम बता दें, वो ये होगा कि पोल्यूशन भी थोड़ा सा कम होगा। जितनी ज्यादा गाड़ियां दिल्ली के अंदर उतना ज्यादा पोल्यूशन, तो जितनी कम गाड़ियां दिल्ली के अंदर और बाहर से निकल जाए ज्यादा उतना कम पोल्यूशन। अब हम आगे बढ़ते हैं और अब आपको बताते हैं आपके एक बड़ी काम की खबर। अगर आप जॉब सर्च कर रहे हैं तो ध्यान से सुनिए इस खबर को। रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड ने अलग अलग पोस्ट के लिए 311 वैकेंसीज का नोटिफिकेशन जारी किया है। देखिए इसमें जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर, इसी के साथ स्टाफ एंड वेलफेयर इंस्पेक्टर, चीफ लॉ असिस्टेंट और साथ ही साथ लैब असिस्टेंट ग्रेड 3, सीनियर पब्लिसिटी इंस्पेक्टर, और साथ ही साथ आपको बता दें कि साइंटिफिक जो असिस्टेंट है उनकी भी ज़रूरत है। तो आप यहाँ पर जा करके अपना फॉर्म फिल कर सकते हैं, जॉब पा सकते हैं। और कैंडिडेट्स के लिए एज लिमिट की अगर हम बात करें पूजा, तो ये 18 से 40 साल रखी गई है, जबकि रिजर्व कैटेगरी के लिए गवर्नमेंट रूल्स के अनुसार एज में रिलैक्सेशन भी दिया गया है। तो देखिए हर पोस्ट के लिए आपको अलग अलग एजुकेशनल क्वालिफिकेशन आपके पास होनी चाहिए, वो हम आपको बताते भी हैं कि आपके पास क्या क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण ये कि भाई अब वैकेंसी निकली है तो जाकर चेक कर लीजिए सबसे पहले, और नोटिफिकेशन को ध्यान से पढ़िए। और इस बीच आपको ये भी इंफॉर्मेशन दे रहे हैं कि ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर ही चेक करिएगा, कभी किसी स्कैम का शिकार मत होइएगा। क्योंकि देखिए पता है यूजुअली क्या होता है कि ये जो स्कैमर्स होते हैं ना, ये लोगों की जरूरत पर ही वार करते हैं। वो तो रेडी बैठे होते हैं कि कब उन्हें मौका मिले और वो स्कैम करके तो इसीलिए कहीं भी किसी भी लिंक पर क्लिक नहीं करना, ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना है और वहां पर जाकर आपको जाकर चेक करना है और फिर इस जॉब के लिए आपको अप्लाई करना है। इसकी जो लास्ट डेट है वो ध्यान से सुन लीजिए, 29 जनवरी 2026 है। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम आपको पेट्रोल डीजल के प्राइसेस बताते थे फटाफट। आज फ्यूल प्राइसेस क्या है। दिल्ली में पेट्रोल की कीमत 94.72 पर लीटर है, डीजल की कीमत 87.62 पर लीटर, सीएनजी की कीमत 77.09 पर किलोग्राम। अगर नोएडा की बात करें तो पेट्रोल की कीमत है 94.65 प्रति लीटर, डीजल की कीमत की बात करें तो 87.75 प्रति लीटर है, वही सीएनजी की कीमत की बात करें तो 81.70 प्रति किलोग्राम है। गुरुग्राम में पेट्रोल के दाम है 94.93 पर लीटर और डीजल के दाम 87.79 पर लीटर, सीएनजी के दाम 82.12 पर किलोग्राम है।
तो ये तो देखिए पेट्रोल डीजल के दाम थे। अब आपको फटाफट गोल्ड और सिल्वर की प्राइस भी बता देते हैं। वैसे तो बढ़ते कम होते रहते हैं, लेकिन अभी तो बढ़े हैं। 24 कैरेट सोने के जो दाम है, 10 ग्राम सोने के दाम, वो कल से बढ़ गए हैं और 1,41,370 पहुंच गए हैं। तो वहीं सिल्वर के प्राइसेस भी बता दीजिए सोनाली। चांदी की अगर बात करें तो 2,51,000 रुपए पर केजी पर ये पहुंच गया। मतलब देखिए 2 लाख के पार है, ऑलमोस्ट 10,000 बढ़े हैं सिल्वर। हाँ, तो बिल्कुल आप देख लीजिए भाई, आपको गोल्ड लेना है या फिर सिल्वर, या फिर दोनों ही नहीं लेना? या दोनों ही नहीं लेना है, वो ज्यादा बढ़िया ऑप्शन है, क्योंकि गोल्ड और सिल्वर के प्राइसेस बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं और जिस हिसाब से बढ़ रहे हैं वो भाई बेहिसाब है। तो फिलहाल ये आपसे जुड़ी हुई खबरें थी। समय की समाप्ति के साथ कार्यक्रम को भी कर रहे हैं समाप्त। नमस्कार।